बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कि जब आगाज़ हुआ तो मैंने एक जुमला कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। स्क्रिप्ट पुराना है, डायलॉग रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ नए किरदारों की एंट्री होती है, कुछ पुराने किरदार हैं और कुछ सीनियर अदाकार हैं। तो ये सब अदाकारों का एक टोला है जो एक झूठा इत्तेहाद बनाकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अब तक इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की आवाम की फलाह के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई जामे प्लान नहीं दिया गया। जब ये लोग स्टेज पे जाते हैं तो तकरीरों के अंदर इनके ख़ानदान की कैसे बचाना है, उनके ख़ानदान के जो किरदार हैं, जो सीनियर किरदार हैं, उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा किया, इस पर ये आपको रोशनी डालते हुए नज़र आते हैं। और जो मेन प्लॉट है इस पूरी फिल्म का कि किस तरह ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों को जो उन्होंने करप्शन की है उससे कैसे बचाना है। आशा भुट्टो को आज लॉन्च किया गया, बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर बात भी हुई कि आशा भुट्टो की दबंग एंट्री और जो तकरीर की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा कर दी गई। व्यूअर्स, खुदा के लिए ऐसी सहाफ़त से भी हमें दूर रहना चाहिए जिसमें क्रिटिसिज्म ना हो, जिसमें पाकिस्तान की आवाम को सही रास्ता दिखाने की बात ना हो। आसफा भुट्टो के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आपने देखा हो, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हाथ बांधे हुए खड़े थे। ये हकीकत है इन तमाम सियासी जमातों की जो जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इनकी अपनी जमातों के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है। कोई पूछ कर आए कि मरियम नवाज की क्या क्वालिफिकेशन है मां सवाए इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। कोई पूछ कर आए आसफा भुट्टो की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो बिलावल की बहन है, आसिफ अली जरदारी की बेटी है, बेनज़ीर की बेटी है। इससे ज़्यादा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की आवाम इसी तरह जलीलो ख्वार होती रहेगी, बिलकती रहेगी, सिसकती रहेगी जब तक हुक्मरानों के बच्चे इसी तरह राइजिंग स्टार के तौर पर स्टेज पर आकर पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। व्यूअर्स, इस पर मैं तफसील से इंशाल्लाह आज बात करूंगा और उससे पहले कि हम इन तमाम तकरीरों का पोस्टमार्टम करें, इस स्क्रिप्ट का पोस्टमार्टम करें, आपको बताऊं कि कुछ रोज़ पहले मैंने एक किताब का हवाला दिया था। एक ऐसा किरदार जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है और उसने अपनी किताब के अंदर पाकिस्तान की एजेंसीज़ के बारे में क्या लिखा। इस पर तफसील से हम अलारा से भी वीडियोज़ करेंगे और आपको बताएं कि डेक्लन वॉश, द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से मुझे क्यों निकाला। जिस तरह आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो ये भी ये कहते हैं साहब कि मुझे बताया जाए कि मुझे पाकिस्तान से क्यों निकाला। तो इस किताब में सब कुछ उन्होंने अपनी रुदात लिखी है और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें लिए गए हैं। इस पर हम तबसरा अपनी इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा। तो व्यूअर्स, जब नेशनलिज्म की बात होगी तो सबसे पहले पाकिस्तान, और कोई भी सहाफ़त नेशनलिज्म से बालातर नहीं हो सकती, याद रखिएगा व्यूअर्स। इस पर भी हम अल्लाह से वीडियोस बनाएंगे और तफसील से हम इस पर भी बात करेंगे। व्यूअर्स, मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक और जलसा हुआ। इससे पहले भी हमें बहुत सारे आपके सवालात मौसूल हुए और आज भी हुए कि इस पर तबसरा ज़रूर करें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो इत्तेहाद बनाया गया है इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा। इस पर ज़रूर जो है अपनी राय का इजहार करें। व्यूअर्स, पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ नुकसान है। कोरोना की इस वबा के अंदर लोगों को कहा जा रहा है कि आप सड़कों पर आएँ। फ़ायदा सिर्फ इन कायदीन का है जो कुछ अपने घरों में बैठ के तकरीरें करते हैं, कुछ मुल्क से बाहर बैठ के तकरीरें करते हैं। और इन्होंने, अगर आप इस पूरे इत्तेहाद को बाइफरकेट करें, लीडरशिप को इसकी तकसीम करें, तो जो टॉप टियर है उस पर आपको वो लोग नज़र आएंगे जिनको इस वक्त अदालतों में केसेस का सामना है, और जो दूसरा टियर है वो इनके बच्चों का है जिन्हें लॉन्च किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म से। आज अगर आप आसफा की तकरीर को सुने और उसके साथ, जिससे मैंने पहले भी हवाला दिया कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खड़े हुए थे, ये इस जमात का सिर्फ हाल नहीं है। जब बिलावल भुट्टो को, जरदारी को लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त भी ये हालात थे। तकरीरें लिख कर दी जाती थी
क्या कहना है, कितना कहना है, बाकायदा तैयार किया गया। अगर आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाकर देखें तो बिलावल भुट्टो की बाकायदा ट्रेनिंग की जाती थी, और जब सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सवाल करने की बात आती तो बिलावल भुट्टो को सवाल के जवाब देने से कहा जाता कि आपने नहीं देने, और बल्कि सवाल लिए ही नहीं जाते थे। आज एक और एंट्री हुई है आसफा की, और ये जमात जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो अंदर के हालात हैं, यानी जो अंकल्स हैं, वो आपको लेफ्ट राइट पे नज़र आएंगे। यही हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और जब मरीम नवाज़ के हवाले से बात की गई चौधरी निसार ने, तो उन्हें पार्टी से अलग कर दिया गया। तो ये हालात आपको तमाम जमातों के अंदर नज़र आएंगे। जब तक जमहूरियत इन जमातों के अंदर नहीं आएगी तो ये जो इस वक्त आप सियासत का हाल देख रहे हैं, ये इसी तरह चलता रहेगा। व्यूअर्स, मरीम नवाज़ ने आज 2 बातें जो कही, जिस पे तबसरा करना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कहती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाता है और कातिलों को मुल्क से फ़रार करा दिया जाता है। क्या कोई मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका? क्या किसी में इतनी जुर्रत है कि मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस ला सके? आपके पास हुकूमत थी, इक़्तिदार था, वसाइल थे, सब कुछ था। आप ना सिर्फ कातिलों की निशानदही करते बल्कि उन्हें इबरत का निशान बनाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बल्कि ये भी छोड़ें, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, इक़्तिदार था, वसाइल था, सब कुछ था, और ये जो ताल्लुक़ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, उनके घर का ताल्लुक़ था। इसके बावजूद उन्होंने कातिलों की ना निशानदही की, ना उन्हें पकड़ा, ना उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। तो खुदारा कौम को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये तकरीरों के अंदर ये डायलॉग्स से ज़्यादा इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। व्यूअर्स, जो दूसरी बात उन्होंने कही, और इससे ये साबित होता है कि जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है इन तमाम सियासी जमातों का, अभी बहुत दिन लगेंगे इन्हें सियासी शऊर आने में और मैच्योर होने में। वो ये कहती हैं कि मेरे वालिद लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नवाज शरीफ जैसा फरमाबरदार बेटा पूरे पाकिस्तान में ढूंढ कर लाओ। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी भी जमात को उठाकर देखें तो हर शख्स अपने ख़ानदान को बचाने में लगा हुआ है। चाहे वो मुकदमात के ख़िलाफ़ बचा रहा हो, चाहे वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो बयान दिए जाते हैं उनका दिफा करते हुए आपको नज़र आएंगे ये लोग। और ये जो बयान दिया गया है कि नवाज शरीफ जैसा फरमाबरदार बेटा पूरे पाकिस्तान में ढूंढ कर लाओ, खुदारा सियासतदानों से पाकिस्तान को बचाए, ऐसे सियासतदानों से पाकिस्तान को बचाए जो अपने ख़ानदान को बचाने में लगे हुए हैं। चूँकि जब एक लीडर जो दावा करता है लीडर होने का और नुमाइंदगी का पूरे पाकिस्तान की, तो कम से कम उन्हें पाकिस्तान के की जो माएँ हैं और पाकिस्तान के जो बेटे हैं, उनके हवाले से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि जाओ ढूंढ कर लाओ ऐसा फरमाबरदार बेटा। ये बिल्कुल तवक्को की जा सकती है मरीम नवाज़ से, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया जो मीटिंग हो रही थी नून लीग की, उसमें उन्होंने कहा कि अब लीडर से आगे की हैसियत इख्तियार कर गए हैं और वो इमाम की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। तो जब आपको अपनी बेटी ये लक़ब दे देगी तो पीछे फिर क्या रह जाता है। व्यूअर्स, आज जो दूसरी तकरीर थी वो आसिफ भुट्टो की थी, और आसिफ भुट्टो को कंपेयर किया जा रहा है बेनज़ीर से, और कहा जा रहा है कि आज बेनज़ीर की याद ताज़ा हो गई। भुट्टो के मिशन का आसिफ भुट्टो ने जिक्र किया। ये कैसा मिशन है जो कई दहाइयाँ गुजर गई, जो पूरा नहीं हो रहा। आज भी आवाम भूखी है, आज भी आवाम के सर पे मकान की छत नहीं है, आज भी कपड़ा नहीं है। तो ये मिशन कैसा है? आपको हुकूमत मुतादिद बार मिली, लेकिन आपने आवाम से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, और अब ये खोखली तकरीरें, स्क्रिप्टेड तकरीरें आवाम के सामने की जाती हैं और झूठे नारे लगवा कर कहा जाता है कि बेनज़ीर की याद ताज़ा हो गई। काश ये याद जमहूरियत की ताज़ा हो सकती, जिसका ख्वाब हमेशा से पाकिस्तान को बनाने वालों ने देखा, कि जहाँ पर आवाम का राज होगा, लेकिन यहाँ पर राज कुछ ख़ानदानों का है। आसिफ भुट्टो को लॉन्च किया गया है। अगर आपने वो तकरीर देखी हो तो एक स्क्रिप्टेड तकरीर थी, और ख़ानदान के बच्चों को अब कहा जा रहा है कि चूँकि बड़े इस वक्त जेल के अंदर हैं, बड़ों को इजाज़त नहीं है, कुछ क्वारंटीन में हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ बीमार हैं, तो लिहाजा जो ख़ानदान के बाकी बच्चे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि जाओ और जाकर ख़ानदान का नाम रोशन करो। तो आप याद रखिएगा व्यूअर्स कि अगर आज पाकिस्तान की आवाम ने इन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ याद रखेगी
कि पाकिस्तान की आवाम चूँकि शऊर नहीं रखती, जब भी मौका मिलता है हम इन्हीं लोगों को अपने सरों पर बिठा देते हैं। मैं बारहा इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम में तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए, तालीम को आगे लेकर चलना चाहिए। तालीम ये फ़ैसला करती है कि कौन सही है, कौन गलत है। आज की जितनी भी तकरीरें हैं, मौलाना फजल रहमान की तकरीर को आप उठाएं, क्योंकि उन्हें कभी भी इक़्तिदार इस तरह नहीं मिला, इक़्तिदार से बाहर हैं तो इक़्तिदार की याद आती है। तो ये तमाम कोशिशें इक़्तिदार को पाने के लिए की जा रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में नज़र नहीं आएगी। नून लीग के अपने स्टेक्स हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके और बताया जाए आवाम को कि जनाब हमारे साथ एक बहुत ही नारवा सलूक वक्त की हुकूमत कर रही है, जुल्म कर रही है, लेकिन हम आपके लिए डटे हुए हैं। लेकिन आप इनकी तकरीरों को उठाकर देखें तो आपको सिर्फ ख़ानदान और ख़ानदान का सिर्फ राग जो है ये लोग अलापते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इन तकरीरों के अंदर कुछ नहीं है। इतने दिन हो गए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हमें एक भी हल पेश करता हुआ कोई शख्स नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के मसाइल का क्या हल है, पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और किस तरह गाइड किया जा सके अपने क्रिटिसिज्म के ज़रिए इस हुकूमत को कि हालात को बेहतर कैसे बनाना है। तो जी हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।